हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब जहाँ भी होंगे ठीक होंगे। अगर आप ये स्टोरी पहली बार सुन रहे हैं तो इसे पूरा समझने के लिए आपको इसका पिछला पार्ट ज़रूर देखना चाहिए। जबकि भाई मॉम के खिलाफ कभी नहीं जाते, तो क्या मेरे भाई को रोशनी से सच में प्यार हो गया है या फिर कोई और बात है। मधु को मानवी झिंझोड़ते हुए कहने लगी, मधु क्या सोच में पड़ी हो, मैं कब से तुम्हें पुकार रही हूँ। मधु अपने होश में आई और मानवी की तरफ एक नज़र देखकर रोशनी की तरफ देखकर रोशनी के हाथ पकड़ते हुए कहने लगी, सो सॉरी रोशनी, ये सब मेरी वजह से हुआ है। अगर मैंने तुम्हें अपने भाई के फ्लैट में रहने के लिए नहीं कहा होता तो शायद ये सब नहीं होता और मेरी मॉम तुम्हारी इतनी बेइज्जती नहीं करती। सॉरी रोशनी। रोशनी मधु से मुस्कुराते हुए कहने लगी, इट्स ओके मधु, मुझे तुम्हारी मॉम की बात का बुरा लगा ज़रूर था, पर करण मुझे फिर से फ्लैट में लेकर आए तो मेरे लिए यही काफ़ी है। ये सुनकर मधु और मानवी एक दूसरे के सामने देखने लगे और रोशनी मधु को मानवी की तरफ देखते देखकर कहने लगी, क्या हुआ, तुम दोनों एक दूसरे के सामने इस तरह से क्यों देख रही हो, क्या कोई बात है। मानवी और मधु फिर से अपनी नज़र इधर उधर करने लगी और फिर मधु ने बात पलटते हुए कहा, ये सारी बातें छोड़ो और जाओ, रेडी हो जाओ, हम कहीं घूम कर आते हैं। मधु, पहले मुझे ये बताओ कि तुम्हारे सर पर ये चोट कैसे लगी और करण क्यों यहाँ अचानक से आए हैं। तुम दोनों में से कोई मुझसे बात ठीक से क्यों नहीं कर रहा। मेरे सवाल का जवाब कम से कम ठीक से दो। मधु का चेहरा फिर से फीका पड़ गया और वो कुछ सोचकर फिर से रोशनी की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहने लगी, हाँ, मेरे भाई को पता चला कि मैं कल डांस फ्लोर पर गिर गई थी, जिससे मेरे सर पर चोट लग गई। बस इतनी बात से मेरा भाई मेरे पास दौड़ा चला आया। ओह, तो ये बात थी, और तुमने इतना बताने में कितना वक्त लगा दिया। मैं तो डर ही गई थी और मेरे दिल में उल्टे उल्टे ख्याल आ रहे थे। मधु मुस्कुराई और वो रोशनी से कहने लगी, रोशनी, बाकी सारी बातें बाद में करते हैं, पहले तुम जाओ और फ्रेश हो जाओ। रोशनी मुस्कुराई और अपना सिर हाँ में हिलाकर वहाँ से चली गई और इधर मानवी और मधु दोनों एक दूसरे को देखने लगी। मानवी को सब कुछ पता चल गया था करण के बारे में, जिसे उसे रोशनी की भी फिक्र होने लगी थी। मधु, रोशनी को कृति के बारे में पता चलेगा तो वो तो टूट कर बिखर जाएगी। तुम जानती हो ना कि वो करण से कितना प्यार करती है। मानवी की बात सुनकर गहरी सांस लेकर मधु कहने लगी, हाँ, मैंने उसके चेहरे के एक्सप्रेशन देखे थे। जब वो करण के घर में ले जाने वाली बात कर रही थी तो उसके चेहरे की खुशी ही कुछ अलग थी। मधु का दिल भारी हो गया था और वो बेचैन हो गई। उसका गम था कि कम होने का नाम ही नहीं ले रहा था। कुछ ना कुछ उसकी लाइफ में ऐसा हो जाता था जिससे वो परेशान हो जाती थी। मधु सावर लेकर बाहर निकली और मोहित वहीं बैठे हुए लैपटॉप पर काम कर रहा था। मधु मोहित को देखकर मोहित की तरफ बढ़ गई, लेकिन कुछ सोचकर वहीं रुक गई और फिर अपने कदम ड्रेसिंग टेबल की तरफ बढ़ा देती है। असल में बात ये थी कि मोहित सुबह के 7 बजे आया था और मधु मोहित का इंतज़ार कर रही थी। वो होटल आकर भी अपने रूम में सोई नहीं थी और जब मोहित रूम में आया तो मधु खुश हो गई और जैसे ही वो मोहित के पास आई तो मोहित मधु के साइड से होकर वॉशरूम की तरफ बढ़ गया, जिससे मधु ने मोहित से कहा कि मेरा भाई आ गया क्या, जिसे जवाब में मोहित ने सिर्फ हाँ कहा और फिर आगे बढ़ गया। मधु ने दोबारा मोहित से कहा कि आपने खाना खाया। इसके जवाब में मोहित ने उसे रूडली बिहेव करते हुए कहा कि तुम्हें मेरे बारे में पूछने की ज़रूरत नहीं है। असल में मोहित कीर्ति से मिलने के लिए मना कर रहा था और मधु मोहित की बात नहीं सुनती है और जाकर मिलती है, इसलिए मोहित मधु से नाराज़ था। ये सुनकर मधु को मोहित के बिहेवियर के बारे में समझ नहीं आया, लेकिन फिर भी वो आगे बढ़कर मोहित से पूछ रही थी कि आपको क्या हुआ है, लेकिन वो ये बोल पाती इससे पहले मोहित वॉशरूम में चला गया था। मधु मोहित के इस बिहेवियर से थोड़ी हैरान थी और यही सोचे जा रही थी। मधु मोहित की पीठ की तरफ देख रही थी और बस यही सोचे जा रही थी कि उसके मन में यही चल रहा था कि आखिर मोहित को हुआ क्या है, क्यों इस तरह से पेश आ रहे हैं, जबकि हॉस्पिटल में तो बिल्कुल ठीक थे और मुझसे सही तरीके से बात कर रहे थे। मधु अपने ख्याल में गुम थी और उसने टेबल पर कॉम लेने के लिए अपना हाथ बिना उस तरफ ध्यान दिए आगे बढ़ा देती है, जिसे उसका हाथ वहीं पड़े कांच के ग्लास पर टच हो गया और ग्लास किनारे पर था, जिसे नीचे गिर गया
और मधु के पैर पर लग गया। आउच आउच करते हुए वो थोड़ी पीछे हो गई। मोहित, जो कि लैपटॉप के स्क्रीन पर मधु को देख रहा था, वो मधु के चेहरे के हर एक्सप्रेशन देख रहा था और मधु के पैर पर ग्लास गिरने से वो उठ गया और बिना कुछ भी सोचे मधु के पास आया और नीचे बैठकर मधु के पैर को अपने एक हाथ में लेकर मधु को गुस्से में कहने लगा, मैं तुम्हें कितनी बार कहूँ कि अपना ख्याल रखो, मेरी बात तुम्हें क्यों समझ में नहीं आती। मधु चेयर पर बैठ गई और वो मोहित की तरफ देखने लगी। मोहित की डांट से उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान बिखर आई थी। मोहित चाहे जितना भी उससे नाराज क्यों न रहे, लेकिन वो उसकी केयर करता है, यही सोचकर उसके दिल में खुशी हो रही थी और वो मोहित की बात का जवाब नहीं देती। और मोहित ने मधु के पैर को देखा, एक जगह से हल्का सा लाल हो गया था, जिसे मोहित ने वहाँ हल्के से मसाज की और मधु की तरफ देखकर कहने लगा, तुम्हें ज़्यादा तो दर्द नहीं हो रहा है ना। मधु ने अपना सिर ना में हिलाया और मोहित उठकर कहने लगा, वेट, मैं तुम्हारे लिए डॉक्टर को बुलाता हूँ। नहीं, मुझे इतनी भी चोट नहीं आई जिसे मुझे डॉक्टर की ज़रूरत पड़े। ये सुनकर मोहित मधु को घूरने लगा और गुस्से में कहने लगा, मधु, तुम अपना ख्याल रखो, क्यों तुम इतनी केयरलेस हो। मोहित, मैं ठीक हूँ, मधु ने अपने ओठ चबाते हुए कहा और मोहित एक पल मधु की तरफ देखकर फिर बिना मधु को जवाब दिए जाने लगा, जिसे मधु ने मोहित का हाथ पकड़ लिया और अपने ओठ चबाते हुए कहने लगी, क्या आप मुझसे नाराज़ हैं। ये सुनकर मोहित ने बिना मधु की तरफ देखे जवाब दिया, तुम हर काम वही करती हो जो मुझे नहीं पसंद। आई एम सॉरी, मैं दोबारा ये गलती नहीं दोहराऊंगी, मधु ने कहा। यह सुनकर भी मोहित ने मधु की तरफ नहीं मुड़ा, जिसे मधु बिना सोचे समझे मोहित की पीठ से लिपट गई और अपना सिर मोहित की पीठ पर टिकाती हुई कहने लगी, मैं दोबारा आपको जो नहीं पसंद वो नहीं करूँगी। मोहित, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। मोहित मधु की अचानक की हुई हरकत से दंग रह गया था और मधु के हाथ अपने सीने पर देखकर उसे एक अलग ही एहसास होने लगा था और मधु के माफ़ी मांगने से उसके चेहरे पर एक अलग मुस्कान आ गई। फिर भी उसने अपने भाव गंभीर बनाए और मधु के हाथ पकड़कर मधु की तरफ मुड़ने लगा और मधु मोहित को मुड़ते हुए देखकर वो थोड़ी दूर हुई और मोहित मधु की तरफ मुड़ गया। मैं इतनी आसानी से किसी को माफ़ नहीं करता। इतना बोलकर मोहित ने मधु के हाथ छोड़ दिए और वहाँ से जाने लगा और मधु मोहित का मुंह एक टक मोहित को जाते हुए देख रही थी। ये मोहित तो काफ़ी जिद्दी और खड़ूस है, मधु ने अपना मुंह बनाते हुए कहा। इधर करण रोशनी के रूम में आया था और रोशनी से कहने लगा कि अगर तुम्हें भोपाल जाना है तो मैं तुम्हारे साथ सीनू को भेजता हूँ। जिसे सुनकर रोशनी को करण पर बेहद गुस्सा आने लगा, जिसे वो अपने दांत भींचकर मुस्कुराने की कोशिश करते हुए कहने लगी, इसकी ज़रूरत नहीं है, मैं यहाँ रहूँगी। वैसे भी मधु और मानवी भी यहाँ हैं, तो मैं वहाँ अकेले क्या करूँगी। करण उसके इस अजीब तरीके से बोलने पर उसे ही ताकता रहा कुछ पल, फिर वो ठीक है, जैसा तुम चाहो। इतना बोलकर करण घड़ी की तरफ देखकर कहने लगा, ठीक है, मैं तुम्हें ब्रेकफास्ट के समय पर कॉल करता हूँ। हाँ, रोशनी ने कहा और करण वहाँ से चला गया और रोशनी दरवाज़ा बंद करते हुए करण को जाते हुए देखकर कहने लगी, वाह, खुद यहाँ रहने वाले हैं और मुझे जाना हो तो जाओ। ये पता होने के बावजूद भी कि उनकी माँ मुझे कच्चा चबा जाएंगी वहाँ। इधर जब करण अपने रूम में आया और वो लिविंग रूम की तरफ देखने लगा तो उसे सामने सोफे पर बैठी हुई मधु दिखी और वो मधु की तरफ बढ़ते हुए, मधु, तुम यहाँ। मधु अपने भाई को देखकर उठ गई और हल्के से मुस्कुराते हुए कहने लगी, हाँ, क्यों, मैं अपने भाई से मिलने नहीं आ सकती। नहीं, तुम जब चाहो मुझसे मिलने आ सकती हो, करण ने अपने हाथ फैलाकर कहा, जिसे देखकर मधु के ओठों पर मुस्कुराहट आ गई और वो भागते हुए करण के सीने से जा लगी। करण ने मधु को कसकर सीने से लगा लिया और करण को सीनू की कही हुई हर बात याद आने लगी कि कृति ने मधु के साथ क्या क्या किया है। करण का मन भारी हो गया था, ये सोचकर ही कि करण को काफ़ी बुरा लग रहा था। सारी बातें याद करके बुरा लगता भी क्यों ना, उसकी सासों को तकलीफ़ हो रही थी तो उसे तकलीफ़ होना आम बात थी। मधु करण से अलग हुई तो करण मधु के माथे पर लगी चोट को देखकर वहीं पर सहलाते हुए कहने लगा, तुमने पट्टी क्यों निकाल दी।
अभी ये घाव ठीक भी नहीं हुआ। आउच भाई, प्लीज़ यहाँ पर टच मत कीजिए, मुझे दर्द हो रहा है। मधु, क्या तुम्हें बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है? मधु कभी अपना सिर हाँ में हिलाती तो कभी ना में। ये देखकर करण मुस्कुराया और मधु के सिर पर चपात मारते हुए कहने लगा, तुम कभी सुधर नहीं सकती ना? आउच भाई, मुझे दर्द हो रहा है, फिर भी आप हो कि मुझे चोट पहुंचा रहे हो। करण मधु को एक बार फिर से अपने सीने से सटाते हुए, मैं तुम्हें चोट पहुंचाने के बारे में सोच भी कैसे सकता हूँ? मैं जानती हूँ भाई। मधु ने फिर से करण से दूर होते हुए बोली और करण मधु से पूछने लगा, अब ये बताओ तुम यहाँ क्यों आई? क्या तुम्हें कुछ चाहिए? नहीं भाई, मुझे कुछ नहीं चाहिए, पर आपने मुझे एक बात का जवाब नहीं दिया था, जिसका जवाब मैं आपसे लेने आई हूँ। हाँ बोलो मधु, तुम्हें किस बात का जवाब चाहिए? क्या आप रोशनी से प्यार करते हैं? करण ये सुनकर चौंक गया और वो मधु को डांटते हुए कहने लगा, ये क्या कह रही हो मधु तुम? भाई, मुझे हाँ या ना का जवाब चाहिए। क्या आप रोशनी से प्यार करते हो? करण ये सुनकर सोच में डूब गया और वो श्योर नहीं था कि उसे मधु को क्या जवाब देना चाहिए, और उसका ये दूसरी बार था जो कि वो नर्वस हुआ था। एक बड़ा बिजनेसमैन अपनी बातों का जल्दी जवाब ना दे तो वो किसी काम के लायक नहीं होता। यही वर्ड करण अपने ऑफिस में काम कर रहे लोगों पर यूज करता था, जो कि आज खुद सोचने पर मजबूर हो गया था। इधर मधु के हर मिनट और सेकंड पर परेशानी की लकीरें उभरती जा रही थी, जिसे वो फिर से जल्दबाजी में पूछने लगी, बोलिए ना भाई। ये सुनकर करण अपनी सोच से बाहर आया और वो बात को टालने के लिए कहने लगा, मधु, इस वक्त ये सारी बातें बात करने का टाइम नहीं है, हमें ब्रेकफास्ट करने जाना चाहिए, तुम भी चलो मेरे साथ। करण ने बाहर की तरफ जाते हुए कहा और मधु अपने भाई को जाते हुए देखकर कहने लगी, भाई, अगर आप रोशनी से प्यार करते हैं और आप दोनों के बीच गलतफहमी नहीं चाहिए तो आप रोशनी को सारी बातें कह दीजिए, वरना वो अंधेरे में जितना रहेगी उतना ही आप दोनों के बीच गलतफहमी बढ़ेगी। करण रुक गया था और मधु की बातें वो अच्छे से समझ रहा था, और वो मधु की बातों को सुनकर सोचने पर मजबूर हो गया था और उसे अपनी गलती का एहसास होने लगता, जिसे वो कभी ठीक भी नहीं कर सकता था। करण के हाथों की मुट्ठियां भीगने लगी थी और उसने अपनी आंखें कसकर बंद कर ली और मधु करण से कहने लगी, भाई, मैं आपका वेट कर रही हूँ। इतना बोलकर मधु बाहर निकल गई और करण अपनी सोच में डूबा हुआ वहाँ से 1 इंच भी हिला तक नहीं था और वो रोशनी के बारे में सोच रहा था। इधर विनीत ऑफिस आया था और उसके पीछे पीछे कोमल भी ऑफिस आ गई थी, जिसे परेशान हो गया था विनीत। विनीत अपने केबिन में था और उसके सामने सोफे पर बैठी हुई कोमल के एक हाथ में अंगूर पकड़े हुए थी और एक हाथ से उसने अपने सिर को टेका रखा था और विनीत की तरफ देखकर बड़े ही चाव से खा रही थी, और बीच बीच में वो विनीत को अंगूर से मार भी रही थी, जिसे विनीत कोमल से तंग आ गया था। विनीत वहीं बैठे हुए कोमल पर उंगली पॉइंट करता है और वार्निंग देते हुए, कोमल, तुमने ये हरकत दोबारा की ना तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। इतना बोलकर विनीत लैपटॉप पर काम करने लगा और इधर कोमल अपना मुंह दबाकर हंसने लगी थी, पर विनीत की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहने लगी, मैं तो चाहती भी नहीं कि तुम मुझे छोड़ो मिस्टर हस्बैंड। इतने में केबिन का दरवाज़ा नॉक करते हुए एक एम्प्लॉय ने कहा कि सर, क्या मैं अंदर आऊं? ये सुनकर विनीत ने उसे अंदर आने के लिए कहा और कोमल तो किसी लड़की का आवाज़ सुनकर ही बैठ गई थी और उसकी नज़रें दरवाजे पर टिकी हुई थी। एक लड़की आई और उसके हाथों में एक फाइल थी। उस लड़की ने शर्ट और स्कर्ट पहने हुए थी। उस लड़की के शर्ट के ऊपर के 2 बटन खुले हुए थे, जिसे देखकर कोमल की भौहें ऊपर उड़ गई और वो लड़की सीधे जाकर विनीत के पास खड़ी हो गई और फाइल ओपन करते हुए विनीत को दिखाने लगी। सर, आप ये चेक कीजिए, इस एग्रीमेंट में काफ़ी सारी टर्म्स और कंडीशन रखी हुई है, और सर, अगर आपके साइन करने पर अगर हमारी कंपनी को लॉस होता है तो उसका नुकसान सिर्फ हमारी कंपनी को उठाना पड़ेगा। विनीत ने वो फाइल उस लड़के के हाथों में से ली और सारी फॉर्मेलिटी पढ़ने लगा, जिसे पढ़कर विनीत को गुस्सा आ रहा था और उसने उस फाइल को बंद किया और उस लड़की के सामने देखकर कहने लगा, हम इनके साथ काम नहीं करेंगे, तुम इन्फॉर्म कर देना। जी सर,
इतना बोलकर वो लड़की जाने लगी, पर उसे विनीत रोकते हुए कहने लगा, तुम्हें ऑफिस ज्वाइन करने में काफ़ी वक्त भी नहीं हुआ और तुम अपना बेस्ट दे रही हो। आगे भी देती रहना त्रिशा। थैंक यू सो मच सर, त्रिशा ने कहा और वो कैबिन से बाहर जाने लगी थी कि कोमल अपनी जगह से उठ गई और त्रिशा को रोकते हुए कहने लगी, रुको। कोमल उसके पास गई और अपने एटीट्यूड में कहने लगी, देखो, अगर तुम इस ऑफिस में बने रहना चाहती हो तो तुम्हें ये शर्ट के बटन खुले नहीं रखने और ना ही कुछ दिखना चाहिए। आई बात समझ में? त्रिशा का चेहरा कोमल की बात सुनकर उतर गया और उसने अपना चेहरा झुका लिया और ठीक है बोलकर वहाँ से चली गई। और कोमल उसके चेहरे की हवाइयाँ उड़ी हुई देखकर खुश हो गई थी और अपने हाथ साफ करते हुए कहने लगी, क्या समझती हैं ये आजकल की आई हुई लड़कियाँ अपने आप को। कोमल मुड़ी थी कि वो विनीत से टकरा गई और अपना चेहरा सहलाते हुए विनीत की तरफ देखने लगी। विनीत का चेहरा गंभीर लग रहा था और विनीत की भौहें ऊपर को उठी थी। कोमल विनीत के गंभीर चेहरे को देखकर अपनी भौहें ऊपर करते हुए कहने लगी, क्या हुआ, तुम मुझे इस तरह से क्यों देख रहे हो, क्या कोई प्रॉब्लम है? विनीत कोमल से कहने लगा, तुम ये क्या कर रही थी? मैं क्या कर रही थी? कुछ भी तो नहीं। क्या कर रही थी? कोमल ने कहा। ये सुनकर विनीत अपना गुस्सा कंट्रोल करते हुए कहने लगा, तुम्हें क्या ज़रूरत थी त्रिशा को ये सब कहने की? क्यों त्रिशा तुम्हारी कुछ लगती है? क्यों इतनी साइड ले रहे हो तुम उसकी? कोमल ने बिना झिझक के कहा। ये सुनकर विनीत को कोमल पर गुस्सा आने लगा और वो रूडली बिहेव करते हुए कहने लगा, तुम कल से ऑफिस नहीं आओगी और जाओ अभी घर, मैं शाम के वक्त आता हूँ। कोमल ये सुनकर भड़क गई और गुस्से में कहने लगी, क्यों, तुम्हें उस त्रिशा के साथ अकेले में मीटिंग करनी है? कैसे तुम उसे शाबाशी दे रहे थे जैसे वो तुम्हारी कुछ लगती हो? विनीत ने गहरी सांस ली और अपने आप को शांत करते हुए कहने लगा, तुम गलत बहुत बोल रही हो। वो लड़की अभी अभी ज्वाइन हुई है, फिर भी अपने काम में काफ़ी बेस्ट दे रही है, तो मैंने उसे सिर्फ विश किया जिसे वो अपने काम को और सीरियस ले, और कुछ नहीं। कोमल ये सुनकर आगे बढ़ गई और अपने दोनों हाथ विनीत के गले के पीछे लेकर बांधते हुए कहने लगी, ओह तो डियर हस्बैंड, ये बात थी तो पहले कहना चाहिए था ना, मैंने खामाखा उल्टा सीधा बोल दिया तुम्हें। विनीत कोमल के हाथ पकड़कर उससे दूर करता है और कहने लगा, कोमल, इस बार मैं तुम्हें जाने दे रहा हूँ, लेकिन अगली बार तुमने गलत बात कही तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। कोमल ये सुनकर विनीत को घूरने लगी और वो अपने हाथ कमर पर रखकर कहने लगी, ये क्या बात हुई विनीत, तुम इस तरह से बात क्यों कर रहे हो? मैंने उसे गलत तो नहीं कहा, उसके शर्ट के 2 बटन खुले थे, जैसे मैंने उसे इस तरह से रहने से मना कर दिया, और मैं नहीं चाहती कि कोई भी लड़की तुम्हें लुभाने की कोशिश करे। ये सुनकर विनीत के भाव ठंडे हो गए। विनीत अंदर ही अंदर मुस्कुराने लगा और अपनी मुस्कुराहट कंट्रोल किए हुए अपनी भौहें ऊपर करते हुए कहने लगा, दोबारा कहना जो तुमने कहा। मैं नहीं देख सकती कि कोई भी लड़की तुम्हें इस तरह से लुभाने की कोशिश करे। कोमल ने अपनी अकड़ के साथ कहा और विनीत ने कोमल का हाथ पकड़कर उसे अपने करीब कर लिया और कहने लगा, तुम मुझे लुभाने की कोशिश करो। ये सुनकर कोमल के भाव ठंडे हो गए और हिचकिचाती हुई, ये क्या बोल रहे हो तुम? वही जो मैं चाहता हूँ, विनीत ने कहा और कोमल विनीत से दूर जाने की कोशिश करते हुए कहने लगी, मैंने ये नहीं कहा कि मैं तुम्हें लुभाऊं, मैं तो तुम्हें जो लड़की लुभाने की कोशिश करेगी मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। विनीत इस बार अपने आप को मुस्कुराने से रोक न सका और वो कोमल के सर पर चपात मारते हुए कहने लगा, तुम पागल हो गई हो क्या? कोमल फिर से विनीत के गले के पीछे हाथ बांध देती है और झूलते हुए कहने लगी, हाँ हो गई हूँ, लेकिन तुम्हारे प्यार में। विनीत अपना चेहरा कोमल के चेहरे के करीब ले गया और उसके ओठों पर अपने ओठ रख दिए और डीपली किस करने लगा। दोनों एक दूसरे में खोने लगे। मुंबई, मधु, करण, रोशनी, मानवी, अर्जुन और मोहित, ये सारे लोग ब्रेकफास्ट करने बैठे हुए थे, पर हर कोई खामोश था। जहाँ मधु मोहित की खामोशी देखकर खामोश थी, तो वहीं मानवी और अर्जुन अपनी उलझनों से और करण मधु की बातों में उलझा हुआ था। यहाँ सिर्फ नॉर्मल थी तो सिर्फ रोशनी, वो हर किसी को नोटिस कर रही थी और किसी को भी ब्रेकफास्ट ना करते हुए देख अपने आप को बोलने से ना रोक सकी और कहने लगी, तुम सब खामोश क्यों हो?
मधु मोहित से नज़र हटाती है और रोशनी से कहने लगी, नहीं कोई बात नहीं है, और ये बात तुम कितनी बार पूछ चुकी हो, फिर भी एक ही बात दोहरा रही हो तुम। हाँ, क्योंकि हर कोई यहाँ शांत है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। सबके चेहरे पर 12 बजे हुए हैं, मैं तो क्या कोई भी तुम सबका उतरा हुआ चेहरा देखकर यही कहेगा। मानवी झूठी मुस्कान के साथ रोशनी से कहने लगी, अरे रोशनी, कल रात को हम सब पार्टी में गए थे ना, इसलिए हम सब थके हुए हैं और कुछ नहीं। हाँ, तुम ब्रेकफास्ट करो ना। ये सुनकर रोशनी हल्के से मुस्कुरा उठी, पर उसके मन में यही चल रहा था कि कुछ तो ऐसी बात है जिसे हर कोई परेशान है। ये बात उसके दिमाग में चल रही थी और इधर मोहित ब्रेकफास्ट कर लेने के बाद अपनी घड़ी की तरफ देखकर उठ गया और कहने लगा, मैं रामचरण के ऑफिस जाकर आता हूँ, मुझे वहाँ कुछ काम है। इतना बोलकर मोहित अपने रूम की तरफ बढ़ गया। इधर मधु भी उठ गई और कहने लगी, मेरा ब्रेकफास्ट हो गया, मैं आती हूँ। इतना बोलकर मधु भी भागते हुए मोहित के पीछे जाने लगी और सब मधु को मोहित के पीछे भागते हुए देखकर हंसने लगे। ये लड़की सच में पागल है, करण ने कहा, और उसने भी हामी भरते हुए कहने लगी, हाँ वो पागल है अपने हस्बैंड के प्यार में। मोहित अपने कदम लंबे बढ़ रहा था और मधु उसके पीछे पीछे जा रही थी और मोहित महसूस कर सकता था कि मधु उसके पीछे आ रही है। फिर भी मोहित ने मधु को जानबूझकर इग्नोर किया और रूम में आ गया। मधु भी मोहित के पीछे आ गई। मोहित अपना कोट बेडशीट पर से लेने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ा रहा था कि मधु जल्दी से आकर मोहित का कोट अपने हाथ में लेकर कहने लगी, मैं आपकी मदद करती हूँ। मोहित बिना कुछ भी कहे पीछे मुड़ गया और मधु मोहित की मदद करती है और कोट पहनाते हुए मोहित से धीमी आवाज़ में कहने लगी, क्या आप मुझसे अभी भी नाराज़ हैं? हाँ, मोहित ने जवाब में कहा और मधु ये सुनकर अपने हाथ से मोहित को पेट पर मारने का इशारा करती है और अपने दांत दिखाकर आंखें छोटी करती है। पर मधु की फूटी किस्मत, सामने मिरर था और मोहित ने साइड में खड़ी मधु की हर हरकत देख चुका था, जिसे उसकी भौहें ऊपर उठ गई और वो अचानक से मधु की तरफ मुड़ गया। मधु जो कि इशारों ही इशारों में मोहित को मारने लगी थी, वो मोहित के अचानक से मुड़ने पर अपनी जुबान हल्के से बाहर निकालती है और अपने हाथ नीचे कर लेती है और मन ही मन, हे भगवान, ये कोई टाइम था मोहित का इस तरह से पीछे मुड़ने का? तुम ये क्या कर रही थी? मोहित ने कर्कश टोन में कहा और मधु जल्दी से जवाब देते हुए कहने लगी, मैं मच्छर मार रही थी, देखिए ना कितने मच्छर हो गए हैं यहाँ। मोहित मधु को घूरने लगा और मधु मोहित को देखकर अपने ओठ चबाने लगी और अपना सर झुकाकर कहती है, सॉरी, मुझसे गलती हो गई। मोहित ये सुनकर मधु के सामने से हटकर ड्रेसिंग टेबल की तरफ बढ़ गया और अपने बाल सेट करने लगा और मधु मोहित की खामोशी अब बर्दाश्त नहीं कर सकती थी, इसलिए वो अपनी मायूसी के साथ कहने लगी, आप मुझसे इतना भी नाराज़ मत रहिए, मुझे आपका यूँ खामोश रहना पसंद नहीं है। मोहित ने ये सुनकर भी मधु को इग्नोर करता है और मधु इस बार भड़कते हुए कहने लगी, मैं आपसे माफ़ी मांगने के लिए क्या करूं, जिसे आप मुझे माफ़ कर दो। मुझे मनाने की कोशिश करो, कुछ ऐसा करो जिसे मैं तुम्हें तुरंत माफ़ कर दूं। मोहित ने बिना भाव से कहा और अपना कोट सही करने के बाद मधु की तरफ मुड़ गया और कहने लगा, मैं अपना काम ख़त्म करके आता हूँ। इतना बोलकर मोहित वहाँ से चला गया और मधु तो मोहित के बात सुनकर ही सोच की दुनिया में खो गई। ये मोहित क्या कहकर गया है? मैं अब ऐसा तो क्या करूं जिसे वो मुझे माफ़ कर दे। मधु अपना सर दोनों हाथों से पकड़ती है और ये मोहित मुझे ना एक दिन पागल करके ही मानेगा। मधु के चेहरे पर परेशानी छा गई क्योंकि मोहित उसे नाराज़ था, जिसे वो बर्दाश्त नहीं कर सकती थी और वो सोचने लगी, ऐसा तो क्या किया जाए जिससे मोहित की नाराज़गी ख़त्म हो जाए और उसे माफ़ कर दे। कुछ समय बाद करण रूम में था और लैपटॉप पर काम करने की मुश्किल से कोशिश कर रहा था। वो जितना भी अपने काम में ध्यान देने की कोशिश कर रहा था, उतना ही उसका फोकस अपने काम से हट रहा था, जिसे परेशान होकर करण ने गुस्से में अपना लैपटॉप बंद किया, जिसका शोर आते हुए रोशनी ने भी सुन लिया था।
करण ने दरवाज़ा खुला हुआ छोड़ा था और रोशनी खुले हुए दरवाजे को नॉक करते हुए, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? करण, जो कि गुस्से में अपना लैपटॉप बंद करके बैठा था और लैपटॉप को तोड़ने की फिराक में था, कि ये सुनकर रुक गया और रोशनी की तरफ देखने लगा। फिर अपना सिर हाँ में हिलाकर अपने आप को शांत करने लगा। रोशनी करण के पास आई और करण से कहने लगी, क्या बात है करण, आप इतने परेशान क्यों लग रहे हैं? मैं अपने काम को लेकर परेशान हूँ और कुछ नहीं, करण ने कहा। रोशनी करण के पास बैठते हुए मुस्कुराते हुए कहने लगी, ओहो करण, आप भी ना, आप तो अपना काम यूँ चुटकियों में कर लेती हो। आप कब से अपने काम से परेशान होने लग गए? आप भूल गए हो कि आप कौन हो? रोशनी ने अपनी भौहें ऊपर उठाई और करण उसकी बात को नासमझी में अपने शोल्डर उचकाते हुए मना करने लगा, जिसे रोशनी अपने हाथ फैलाकर चिल्लाते हुए कहने लगी, आप द करण सक्सेना, बिजनेस के बादशाह, जो कि चुटकियों में अपने काम को निपटाना जानता है, वही हो आप। करण रोशनी को घूरने लगा और रोशनी अपना सर उसकी तरफ झुकाते हुए हाथों से मना करने का इशारा करते हुए कहने लगी, क्या आपको सुनाई नहीं दिया मैंने क्या कहा? करण उसे फिर से अपने शोल्डर उचकाकर मना करने लगा, जिसे रोशनी बेड पर खड़ी हो गई और तेजी से चिल्लाने लगी, आप करण सक्सेना हैं, जो कि अपने काम से कभी परेशान नहीं होते। करण रोशनी के इतने जोर से चिल्लाने की आवाज़ से उठ गया और रोशनी का हाथ पकड़ते हुए उसे चुप कराने लगा। रोशनी, तुम थोड़ा धीरे बोलो। रोशनी ने हिल्स पहनी थी और करण के इस तरह से हाथ पकड़ने से करण की तरफ खींची चली गई और उसका पैर हिल्स की वजह से मुड़ गया, जिसे उसने करण के शोल्डर पर अपने हाथ रख दिए और रोशनी का पैर करण के घुटनों पर लगा, जिससे करण का बैलेंस बिगड़ा और वो गिरने लगा, जिसे रोशनी ने जल्दी से करण का कॉलर पकड़ा और अपनी तरफ किया और दोनों नीचे गिरने की बजाय बेड पर गिर गए। रोशनी नीचे थी तो करण उसके ऊपर। रोशनी ने करण का कॉलर कसकर अभी भी पकड़ा था और दोनों की सांसें लंबी लंबी चल रही थी और दोनों इतने करीब थे कि दोनों की गर्म सांसें आपस में टकरा रही थी। करण रोशनी की बार बार झपकती हुई पलकों की तरफ एकटक देख रहा था और उसमें कहीं खोता चला जा रहा था और उसके दिल में कई सारे एहसास पनपने लगे थे और वो सब कुछ भूलकर रोशनी के सिर्फ गुलाबी ओठों की तरफ देख रहा था और वो उसके ओठों को देखकर अपने आप को रोक नहीं पाया और धीरे धीरे कर आगे बढ़ गया। इधर रोशनी करण के अपने ऊपर गिरने से उसका दिल जोरों से धड़क रहा था और उसका हाथ धीरे धीरे कर करण के शोल्डर पर आने लगता है, जिसका एहसास करण अच्छे से कर पा रहा था और वो अपने आप पर से काबू खो चुका और आगे बढ़कर उसने अपने ओठ रोशनी के ओठों पर रख दिए और रोशनी ने अपनी आंखें कसकर बंद कर ली और उसकी सांसें ऊपर नीचे होने लगी थी। इधर रामचरण खुशबू को पार्टी में झूमर गिरने की वजह से बहुत बातें सुना रहा था उल्टा सीधा, जो कि उसमें खुशबू की कोई गलती भी नहीं थी और पार्टी खराब होने का पैसे भी भरने के लिए बोल रहा था। ये क्या बकवास है, मैं क्यों उस झूमर के पैसे पे करूं जबकि मैंने कुछ किया ही नहीं। रामचरण खुशबू पर चिल्लाने वाला था कि इतने में एक एम्प्लॉय ने दरवाजे पर नॉक करते हुए अंदर आने की इजाज़त मांगी और अंदर आकर उसने बताया कि मिस्टर मोहित और अर्जुन आए हुए हैं। ये सुनकर रामचरण का गुस्सा शांत हो गया और उसने मोहित को अंदर आने के लिए कहा। रामचरण ने ना तो खुशबू को वहां से जाने के लिए कहा और ना ही मैनेजर को। दोनों ही अपनी जगह पर एक ही पोजीशन में खड़े थे और रामचरण एक फाइल ओपन करता है और देखने लगा। मोहित और अर्जुन दोनों ही अंदर आए और रामचरण खड़ा होकर अपना हाथ आगे बढ़ाकर मोहित से हाथ मिलाता है और माफ़ी मांगते हुए कहने लगा, पहले तो मैं तुमसे माफ़ी मांगना चाहूँगा। ये सुनकर मोहित ने कहा, इन सब में तुम्हारी कोई गलती नहीं है। हाँ, फिर भी इतनी सिक्योरिटी होने के बावजूद भी ये हादसा होना कोई आम बात नहीं है और मैंने सारे वहाँ के सीसीटीवी चेक करने के लिए कह दिया है। होटल की पूरी टीम काम कर रही है और वहाँ किसी ने जानबूझकर सब कुछ किया है तो वो हमें इन्फॉर्म कर देंगे, छोटा सा छोटा क्लू भी मिलने पर। मोहित ने गहरी सांसें और कहने लगा, झूमर का गिरना इत्तेफाक से था या फिर किसी की साजिश से, ये नहीं पता लग जाएगा, बट इसमें किसी की गलती नहीं है। ये काम जिस किसी का भी होगा वो सिर्फ हमें नुकसान पहुंचाना चाहता है, किसी और को नहीं। और ये काम जिस इंसान ने किया है वो वहाँ एक वेटर के कपड़े पहने हुए था, वो सिर्फ हमारा दुश्मन है और मैं जानता हूँ कि ये किसने किया है।
ये सुनकर रामचरण पूछने लगा, क्या ये तुम्हारे किसी दुश्मन ने किया है? बट हाउ इट इज़ पॉसिबल? होटल के अंदर आकर ये काम करना कैसे संभव है? मैंने काफ़ी सारी सिक्योरिटी रखी थी और किसी को भी बिना इनविटेशन के एंट्री नहीं मिल रही थी, तो फिर ये कैसे? मोहित रामचरण को जवाब देते हुए, वो मुझे नहीं मालूम, लेकिन वो इनविटेशन कार्ड की मदद से अंदर नहीं आई। ये गलती होटल के मैनेजर की होगी, इसलिए तुम होटल के मैनेजर से बात करो और पूछो कि क्या उसने किसी को भी जल्दबाजी में वेटर की जॉब दी थी या नहीं। रामचरण मोहित की बात सुनकर सोचने पर मजबूर हो गया था कि क्या मोहित ने जो कुछ भी कहा वो सही कहा है या फिर कुछ और भी बात है। और मोहित फिर से कहने लगा, और हाँ, मैनेजर से कहना कि मुझे वहाँ की सारी क्लिप चाहिए जिसे उसने वेटर के तौर पर रखा गया था। असल में मोहित कृति की सारी डिटेल्स अपने पास रखना चाहता था, क्योंकि वो अब कृति को ऐसे ही अब नहीं छोड़ सकता था। यह दूसरा हमला था जो उसने मधु पर किया था, वो भी बिना किसी डर के, तो उसकी हिम्मत काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। ये बात मोहित अच्छे से जान गया था, पर मोहित इस बात से बेखबर था कि कृति ने मधु पर हमला दूसरी बार नहीं बल्कि कई बार की थी। सर, मोहित सर की बात से ये तो साफ जाहिर होता है कि इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, तो मुझे पार्टी में जो कुछ भी हुआ उसका नुकसान झेलने की ज़रूरत नहीं है। रामचरण खुशबू को गुस्से से देख रहा था, क्योंकि खुशबू ने ये बात मोहित के सामने कही थी, इसलिए उसे गुस्सा आना आम था। और खुशबू अपनी अकड़ के साथ कहती है, फिर भी सर, अगर आप मुझे जॉब से निकालना चाहते हैं तो मैं इस जॉब को खुशी खुशी छोड़ने के लिए तैयार हूँ, कोई ज़रूरत नहीं है। इस बार रामचरण ने कड़क आवाज़ में कहा। ये सुनकर खुशबू, जो कि काफ़ी रो चुकी थी, वो अब अंदर ही अंदर एक खुशी महसूस कर रही थी, जो कि वो अपने चेहरे पर जाहिर नहीं होने देती, और अपने एरोगेंट में कहने लगी, सॉरी सर, पर अब मैं इस जॉब को नहीं करना चाहती। आप बेबुनियाद मुझ पर काफ़ी सारे इल्ज़ाम लगा चुके हैं, जिसमें मैं अब इस जॉब को नहीं करना चाहती। रामचरण वहाँ शांत इसलिए बैठा हुआ था क्योंकि सामने उसके मोहित था, और वो अपने आप को शांत रखते हुए कहने लगा, ये सारी बातें बाद में करते हैं, पहले जाओ और 3 कॉफ़ी लेकर आओ। अगर तुम्हें आज ही ऑफिस से निकलना है तो तुम इसी वक्त जा सकती हो। ये सुनकर खुशबू की आंखें बड़ी बड़ी हो गई और वो जल्दबाजी में कहने लगी, मैं कॉफ़ी लेकर आती हूँ। इतना बोलकर बिना रुके वहाँ से भागती हुई बाहर की तरफ चली गई, क्योंकि उसे जॉब तो किसी भी हालत में अपने हाथ से नहीं गंवाना था। और इधर मोहित रामचरण से बात करने लगा। इधर मधु मोहित के नाराज़गी के बारे में मानवी और रोशनी से बोलती है और दोनों से सलाह मांगती है कि कैसे मोहित की नाराज़गी को दूर किया जाए। इस पर तीनों काफ़ी सोच विचार कर आखिर में मानवी मधु को मोहित के लिए अपने हाथों से लंच बना के ले जाने को बोलती है। इससे मोहित मान भी जाएगा और मधु तेरा हाथ भी चूम लेगा। इस पर रोशनी भी हाँ कहती है। मधु मानवी और रोशनी की बात पर गौर करने लगी और सोचने लगी मन ही मन कि क्या ये सही रहेगा, क्या मोहित को पसंद आएगा मेरा ये सब करना, और क्या मोहित मान जाएगा। मधु, तुम्हें मेरा आइडिया कैसा लगा? मधु, जो कि अपने सोच में डूबी हुई थी, वो अपने ख्याल से बाहर आई और मानवी की तरफ देखकर अपनी शक्ल रोनी बनाकर कहने लगी, पर मुझे खाना बनाना नहीं आता। ये सुनकर रोशनी कहने लगी, तुम्हें उसकी फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, यूट्यूब कब काम आएगा। तुम मोहित की फेवरेट डिशेस यूट्यूब में देखो और बनाकर ले जाओ, जिसे मोहित मान भी जाएगा और तुम्हारे हाथ का खाना खाकर तुम्हारे हाथ को सच में चूम ले। मधु को रोशनी की बात ठीक लगी, इसलिए वो कहने लगी, हाँ ठीक है, चलो अब लंच का समय होने वाला है, मुझे जल्दी से जल्दी मोहित के लिए खाना बनाकर जाना होगा। मानवी, तुम अर्जुन को कॉल कर कर कहो, उसे कहो कि मोहित को लंच ना करने दे, तब तक मैं आती हूँ। मैनेजर से बात करके मुझे यहाँ का किचन भी तो यूज करना होगा। मानवी मुश्किल से अपना सिर हाँ में हिलाती है और मधु रोशनी को अपने साथ लेकर चली गई। मानवी सोचने लगी कि वो अर्जुन को मैसेज करके ये बात कह दे या फिर कॉल करके। मानवी ने गहरी सांस ली और उठकर खिड़की की तरफ जाते हुए खुद से बातें करने लगी। कहना तो पड़ेगा, आखिर काम तो मुझे मधु का करना है। यह सोचकर मानवी ने अर्जुन को कॉल किया। इधर अर्जुन मोहित और रामचरण की बातें ध्यान से सुन रहा था और इतने में उसे कॉल आने लगा। जिसे उसने अपना फ़ोन निकाल कर देखा तो कॉल मानवी का था। यह देखकर अर्जुन को बेहद गुस्सा आने लगा था,
इसलिए वो कॉल कट करने वाला था, पर कुछ सोचकर वो उठ गया और थोड़ा आगे जाकर फ़ोन रिसीव करता है और बिना कुछ भी कहे फ़ोन अपने कान पर रखता है। इधर मानवी कॉल को रिसीव देकर गहरी सांस लेती है और अर्जुन के हेलो कहने का इंतज़ार करती है, पर 1 मिनट गुजर जाने के बाद भी अर्जुन का कोई जवाब नहीं आया, जिसे मानवी कहने लगी, हेलो। अर्जुन ने उसकी आवाज़ सुनकर सिर्फ हाँ कहा और मानवी उसकी बेरुखी अर्जुन की आवाज़ में अच्छे से भाप सकती थी और मानवी भी अपने आप को कठोर करते हुए कहने लगी, हेलो, मुझे मधु ने ये कहने के लिए कहा था कि मोहित को इस वक्त लंच ना करने दे, कुछ भी करके उसे रोक के रखना। अर्जुन ये सुनकर भी सिर्फ हाँ कहता है, जिसे मानवी को गुस्सा आने लगा और वो गुस्से में कुछ बोलने वाली थी कि खामोश हो गई और बिना कुछ भी लफ्ज़ बोले कॉल कट कर देती है। इधर अर्जुन कॉल कट करने पर भी फ़ोन अपने कान से हटाता नहीं है और इधर मोहित को अर्जुन की ज़रूरत थी, जिसे उसने अर्जुन को पुकारा और अर्जुन अपने ख्याल से बाहर आया। मोहित रामचरण से कहने लगा, ठीक है, फिर तुम यहाँ सारा काम हैंडल कर लेना और जब भी मेरी ज़रूरत पड़े तो मुझे कॉल कर लेना, मैं यहाँ आ जाऊँगा। रामचरण मुस्कुराया और उसने हाँ कहा। फिर रामचरण एक फ़ाइल आगे करते हुए कहने लगा, ठीक है, फिर अब हमें साथ में काम करना है, इसलिए तुम हमारे एग्रीमेंट की एक कॉपी अपने पास रखो और एक मैं अपने पास रखता हूँ। मोहित ने उस फाइल को लिया और एक बार फिर ओपन करके पढ़ने लगा। हालांकि मोहित इस फाइल को दूसरी बार पढ़ रहा था और पढ़ लेने के बाद रामचरण से कहने लगा, अगर तुम्हें अर्जुन की ज़रूरत है तो फिर मैं अर्जुन को कुछ दिन के लिए तुम्हारे साथ रह सकता, नहीं इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, सारे काम हैंडल हो जाएंगे, बस तुम्हारा कुछ महीनों में आना जाना रहेगा या फिर तुम विनीत और अर्जुन किसी को भी यहाँ भेज सकते हो। असल में मोहित ने फैसला किया था कि वो अब यहाँ और नहीं रहेगा, इसलिए वो मधु को लेकर भोपाल जाना चाहता था ताकि वो वहाँ जाकर सेफ फील करे। अपना काम भी तो उसे वहाँ देखना था। इधर रोशनी और मानवी दोनों मधु को यूट्यूब में देखकर रेसिपी सुना रही थी और उसे वही फॉलो करने के लिए कह रही थी और मधु दोनों को अपने काम में हाथ बटाने के लिए साफ इनकार कर रही थी, जिसे दोनों सिर्फ यूट्यूब में रेसिपी देख रही थी। रोशनी ने पूरी रेसिपी ध्यान से देखी और काफ़ी सरल तरीके से बताई और मधु उसकी पूरी बात सुनकर कहने लगी, ये अच्छी तो बनेगी, हाँ हाँ, चलो अब शुरू करो। मधु ने वही किया और रेसिपी को फॉलो करते हुए उसने भिंडी की सब्ज़ी बना ली। उसके बाद मधु ने एक और सब्ज़ी बनाई। इन तीनों ने ये काम करते वक्त काफ़ी टाइम लगाया था क्योंकि रोशनी और मानवी बीच बीच में बकबक कर रही थी। मधु खुश हो गई और फिर कहने लगी, वाह, आज पहली बार मैंने कुछ बनाया है, ये सिर्फ मेरे भाई और मोहित के लिए है। और हम सब कहाँ जाएंगे मधु? मानवी और रोशनी ने साथ में कहा, जिसे सुनकर मधु मुस्कुराकर कहने लगी, जो बचेगा हम तीनों साथ में खाना खाएंगे। ये सुनकर रोशनी और मानवी मधु से नाराज़ होने लगी और मधु दोनों से कहने लगी कि अरे अभी तो मुझे रोटी और मीठे में कुछ बनाने हैं, प्लीज़ अभी नाराज़ होने का वक्त नहीं है, अब मुझे बताओ कि मीठे में क्या बनाना है। मूंग का हलवा, रोशनी ने खुश होते हुए कहा और ये सुनकर मधु उदास होकर कहने लगी, मुझे बनाना नहीं आता और उसमें काफ़ी वक्त लगता है, तुम कुछ ऐसा बताओ जिसे मैं जल्दी से बना लूँ। ये सुनकर मानवी कहती है, तुम नॉर्मली सूजी का हलवा बनता है वही बना लो, काफ़ी जल्दी बन जाएगा। ये सुनकर मधु ने मानवी से रेसिपी पूछी और कुछ ही मिनटों में मधु ने बना लिया। मधु काफ़ी खुश हो गई थी अपने हाथों से ये सब बनाकर, फाइनली मैंने बना लिया। आज के लिए इतना ही, इसके आगे क्या होने वाला है? क्या मधु का खाना खाकर सच में मोहित माफ़ कर देगा? देखेंगे अगले वीडियो में। जब तक देखिए, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर करना। पूरी वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।